कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा आज लंबी क्लास होगी, ठीक है ना? थोड़ा सा लंबी क्लास होगी और तीन लेक्चर और लगेंगे। इतने में आपका पूरा ये चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हो सकता है इसी सप्ताह में या अगले सोमवार तक चैप्टर 1 कंप्लीट, ठीक है। बड़ा जाम लगा था साला आने में, क्या बताऊं आज पता नहीं क्यों, ठीक है। तो रिवीजन साथ में हो रहा है ना? कल का क्वेश्चन कुल हुए कि नहीं? अरे बता दो, कल का क्वेश्चन सभी हुए? अरे सर थोड़ा कमेंट के लिए। सर आप लेट क्यों हो जा रहे हैं? अरे देखो क्या होता है ना कि लेट होना न होना ये मेरे हाथ में नहीं होता है। 5-10 मिनट चलता है, वैसे आज 20 मिनट लेट हुए हम, ठीक है। दरअसल क्या होता है कि बात समझ नहीं रहे हो आप लोग। थोड़ा सा मार्केट में थे, जाम लग गया था और लेट हो गया। 5-7 मिनट दुकानदार, ये सब चीजें चलती रहती हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, शाम का टाइम होता है ना इसलिए। और सुबह में क्या होता है, लेकिन फिर भी 10-5 मिनट, आदमी है ना, मशीन तो है नहीं कि तुरंत उसी टाइम हो जाएगा। कभी समय, कभी जागे, कभी पीछे होता रहता है, ठीक है। कमेंट तो नहीं आ रहा अभी हमारे पास, जैसे ही आएगा मैं स्टार्ट करूंगा। रवि सैनी आ गया कमेंट, रिसु, हाँ हाँ वही उतना होता रहता है। आप लोगों की लाइफ में भी उतना होता रहता होगा, आप लोग भी 10-5 मिनट लेट होते होंगे, लेकिन हाँ क्लास होगी तो होगी। ठीक है, चलो आज थोड़ा सा लंबी क्लास लेंगे आप लोगों का। और हाँ, इसमें ये चैप्टर समझ लो 2 से 3 लेक्चर, 3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब धीरे धीरे जितने आगे चैप्टर्स होंगे ना जल्दी जल्दी अरे यार क्या यार, ये भी आगे जितने लेक्चर ना तेजी से कंप्लीट होंगे। थोड़ा थोड़ा आप स्पीड बढ़ेंगे। अभी तक क्या था, आपको अपना लैंग्वेज सिखाना था आपको, इसलिए आप सोचो कि सर 1 महीने में 1 चैप्टर हो रहा है, क्योंकि 24 तारीख से हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे ना, तो 1 महीने नहीं हुआ, कल हो जाएगा। नहीं 2 चैप्टर लमसम हो गया है, तो सर आगे जून जुलाई तक कैसे करते हैं आप कंप्लीट करने के लिए ना, ये सोच रहे होंगे आप लोग। तो ये दिमाग में मत रखना। क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो होता है, कोई भी टीचर होता है अपने स्टूडेंट को ये सिखाता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारा लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तरीका एक बार समझ में आ जाता है तो उसके बाद पढ़ाई करना और पढ़ाना सब चीजें आसान हो जाती हैं ना। अब आप लोगों को मेरी बात, मेरी लैंग्वेज समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब मुझे क्या करना, तेज भी चलेंगे तब पर भी आपको आ जाएगा। समझे? ये ब्लू मार्कर कहां पे गया? ब्लू वाला मार्कर कहां पे रख दिए? रख रहा है, अच्छा वहां पे कॉपी में रखे। ठीक है, अब देखिए स्पीड पे हम लोग करेंगे और क्लास भी लंबी लंबी होंगी। गुड इवनिंग जितेंद्र। चलिए चाय भर रहे हैं। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ भाई तेजी से कंप्लीट कर लो। अटेंडेंस मेरे यहाँ आपका अटेंडेंस बनाना नहीं होता है, अटेंडेंस अपने आप लग जाता। चलो आज मैं ग्रुप में अटेंडेंस डालूंगा आप लोगों का, जितने लोग प्रेजेंट थे। मेरे ऐप पर अगर आप क्लास में आओगे ना तो अपने आप अटेंडेंस लग जाता है। मेरे पास ऐसा सिस्टम है, अपने आप पता चल जाता है कौन आया है कौन नहीं आया, सब चीजें मेरे पास अपने आप डेटा आ जाती है। ठीक है, समझे? अटेंडेंस नहीं लगाने की जरूरत है, सब कंप्यूटराइज ऑनलाइन है, सब चीजें सॉफ्टवेयर में जनरेटेड होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझे? मैं बता दूंगा कि कौन कितने क्लास में आया था कौन नहीं आया था, ये सब चीजें मिल जाती मुझे शाम को।
चलिए स्टार्ट करें तो। नहीं, ऐसा कोई नहीं कि ऐप ज्यादा डेटा खाता है, आप लोगों की गलत फहमी हो सकती है ना। जब पढ़ाई करोगे तो डेटा लगेगा ही। हाँ, ये ऐप अगर आप लोग जो सोचते हो कि जो पबजी वगैरह चलता है ना उससे कमी डेटा खाता है, पबजी से फ्री फायर से कमी डेटा होता है। ठीक है, बात यह है यहाँ पे कि आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हो दिन भर तो डेटा लगेगा नहीं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगातार मोबाइल पे देख रहे हो तब तो लगेगा ही ना, 2 GB कम से कम लग ही जाएगा उतना। हाँ, जिसको वीडियो नहीं दिख रहा वो बाहर आके खुले। ठीक है, तो चले आगे। कल के ये सभी क्वेश्चंस हो गए थे, बताओ। ये सभी क्वेश्चंस हो गए थे कल के। हाँ, हो गया था कि नहीं हो गया था? हो गया था नहीं ये सब क्वेश्चन? नहीं हुआ तो मैं इसके डाउट क्लास में बताऊंगा, नहीं हुआ है तो मैं इसी डाउट क्लास में बताऊंगा। तब तक आप लोग इसे ट्राई करना अपने से, ठीक है। एक नहीं हुआ, जो नहीं हुआ उसको मैं डाउट क्लास में बताऊंगा। चलो, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूं जो आपको मैंने नहीं बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूं। बताऊं? समविभव पृष्ठ वाला बताइए। देखिए, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होता है? शून्य होता है, ये आपको पता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होता है? शून्य होता है। नंबर 1 क्वेश्चन का जवाब। समविभव पृष्ठ में एक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य क्या होता है? कार्य भी शून्य होता है। विभवांतर भी शून्य होता है और कार्य भी क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट देखिए, बिंदुवत आवेश के कारण समविभव पृष्ठ का आकार कैसा होता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। देखिए, कोई बिंदुवत आवेश होता है, कोई बिंदु आवेश होता है Q प्लस, इसके वजह से समविभव पृष्ठ का जो आवेश होता है यह गोली होता है। याद रख लेना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जा सकता है, कभी कभी इस तरह से अति लघुत्तरी के रूप में भी पूछा जा सकता है। रेखीय आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है कैसा होता है? रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ जो होता है यह बेलनाकार होता है। रेखीय आवेश जो होता है, रेखीय आवेश के कारण कैसे होता है? बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। रेखीय आवेशकार कैसा पृष्ठ होता है? बेलनाकार होता है, बेलनाकार। रेखीय आवेशकार कैसे होता है? बेलनाकार होता है। ठीक है, बिंदुवत आवेशकार गोली, रेखीय आवेशकार बेलनाकार। याद रख लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। और नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग करना धारिता। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग करना यहां से धारिता, ठीक है। बेटा थोड़ा बढ़वा लो अनुष्का, सुबह से 3 क्लास कर चुकी हो आप, बायोलॉजी मैथ दोनों। मैथ में बायोलॉजी में भी थी आप शायद, मैंने देखा था, अटेंडेंस में लगा हुआ था ना। सही सही बताना अनुष्का, अनुष्का बताओ ना। अनुष्का, मुझे पता है, अटेंडेंस मेरे पास आ जाता है मोबाइल पे, कौन बच्चा आया कौन नहीं आया। मैं फोन भी करता हूं, कल सुषमा को फोन किया था। हाँ, आप नहीं थे जीरा खान, आप तो। और सभी से मैं कहना चाहता हूं, सभी से एक बात करना चाहता हूं, जो कंप्यूटर क्लासेज या फिर ये 11th के पढ़ने के चक्कर में है, आप सभी लोग केवल 12th के बोर्ड पे ध्यान दो, क्योंकि 12th का बोर्ड आपको एक बात देने को मिलेगा। 11th अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो नीट की जब तैयारी स्टार्ट करना तब पढ़ लेना, तब आपको 12th का नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि 12th अभी इधर पढ़े ही हो तो 11th तो नहीं पढ़ना होगा, 11th पढ़ लेना। नीट के पेपर में 11th 12th दोनों से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वह 11th जो पढ़ोगे वो फायदा देगा। अभी भी पढ़ के क्या करोगे, वो भूल जाएगा एग्जाम तक, समझे। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा, केवल और केवल 12th पे फोकस करो, कंप्यूटर क्लासेस को साइड में करो, क्योंकि समय हमेशा नहीं मिलता है। अब क्लासेस तेजी से होंगी और जल्दी से किया जाएगा, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे आप सभी लोगों को यह पढ़ना है धारिता के बारे में। तो आप सभी लोग हेडिंग करना धारिता, चालक की धारिता। देखिए अगर आप किताब में देखेंगे तो इससे चालक की धारिता से पहले विद्युतरोधी पदार्थ, अचालक पदार्थ, चालक पदार्थ, ये तमाम चीजें दिया गया है। तो ये सब चीजें आपको पता होती है कि चालक पदार्थ कौन होता है, जिसमें लाइन लगा दो, इधर से लाइट लगाओ, उधर से करंट मारेगा, ये चालक पदार्थ होता है। अब डंडे में लगा के इधर लाइट लगाओ, उधर करंट थोड़ी मारेगा, डंडा अचालक पदार्थ होता है। ये सब चीजें जनरल होती है, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ अचालक होता है, ये सब चीजें आप आगे पढ़ोगे, वो चीजें नहीं है। तो मैं डायरेक्ट धारिता पे चलता हूं और उन्हीं टॉपिक को टच करूंगा जो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो धारिता क्या होता है जानते हो ना आप सभी लोग? अरे बताओ, जानते हो ना? चालक का चालक, ये सब चीजें, परावैद्युत वगैरह। तो क्या जरूरत है, तो क्यों उसको लिखवाने की जरूरत है ना? तो देखिएगा धारिता क्या होता है। देखिए धारिता, धारिता, धारिता शब्द से स्पष्ट है कि धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करना, धारण करना। धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करना। धारिता शब्द से स्पष्ट है कि धारिता का मतलब क्या होता है? धारण करना, ठीक है। धारिता शब्द से यह स्पष्ट है कि जिसका मतलब धारण करना होता है। धारिता शब्द से यह स्पष्ट है जिसका मतलब क्या होता है? धारण करना है। तो धारिता का अगर मतलब से अगर आप परिभाषा इसका देखोगे तो इसका मतलब होता है चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? धारिता कहा जाता है। आप इसे इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हो, और जो कैपेसिटर होता है वह आपके पंखे में, आपके कूलर में, हर जगह लगा होता है। कैपेसिटर इस तरह से होता है, मुझे लग रहा है सभी लोग देखे भी होंगे कैपेसिटर। मेरे पास है भी कैपेसिटर, में कहो तो दिखा देता हूं, इस तरह से कहो तो मैं दिखा देता हूं कैपेसिटर को। दिखाऊं? मुझे खोजना होगा, समय लगेगा। अरे पंखे में लगा होता है कैपेसिटर, मैं जाऊं खोज कर लेकर आऊं कैपेसिटर? क्या कोई है भी नहीं? हाँ, कि पढ़ाऊं? बताओ। ठीक है, मैं एक बगल में देखता हूं, अगर वहां पे होगा तो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट का समय दो मुझे, 1 मिनट का समय दो सभी। ऐसा है कि मिल नहीं रहा है, समय बर्बाद होगा, रहने दो। आप सभी लोग गूगल करके देख लेना, ठीक है, कैपेसिटर कैसा होता है ना। हाँ, कंडीशनर कहा, कंडीशनर कहते हो हिंदी में। आप सब रहने दो, देखे होंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्लास में तो संधारित्र पे पहुंच जाएंगे, तो कैपेसिटर से क्या मतलब, देखे होंगे यार आप लोग। मुझे नहीं पता कंडीशनर कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में कैपेसिटर जरूर कहा जाता है। हाँ, 2 तार होता है उसमें। हाँ हाँ, चलिए आगे चलता हूं। तो इसे क्या कहते हो आप लोग? कैपेसिटर कहते हो, ठीक है। देखिए मिल नहीं रहा, नहीं तो मैं दिखवा देता, ठीक है। तो इस तरह से होता है कैपेसिटर, ये पंखे में लगा होता है। इसका वजह, इसका काम क्या होता है, ठीक है। देखो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। ये एक्सपेरिमेंट अगर आपके पास कैपेसिटर होगा तो करना जरूर, लेकिन चप्पल वगैरह पहन के करना।
और बच ही करना। कुछ प्रॉब्लम होगी तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है, या करना ही मत आप सभी। कैपेसिटर को दोनों तार जो होते हैं इसको लाइट में लगा के कुछ टाइम बाद निकालो, मुश्किल से 10 सेकंड या 15 सेकंड। उसके बाद तुम टच करोगे ना तो उसमें लाइट आएगी। क्यों लाइट आएगी? क्योंकि जब इस कैपेसिटर को आपने इलेक्ट्रिक में लगाया था तो वहां से आवेश को ये संग्रहित कर लिया। और ये पंखे में क्यों लगाया जाता है? पंखे में क्यों लगाया जाता है पता है? पंखे में इसलिए लगाया जाता है कि आप जब इसे कैपेसिटर को पंखे में लगा देते हो ना, जब कैपेसिटर पंखे का बटन जब ऑन करते हो ना, पंखा जब स्टार्टिंग में चलता है ना, स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट करता है चलने के लिए, तो उसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो एनर्जी जो आपके लाइट से जा रही है वो प्लस में इसके पास जो रहता है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और तेजी से चला देते हैं। जब चलने लगता है तो ऊर्जा का कमी हो जाता है, ऊर्जा कम ऊर्जा से भी काम हो जाता है। हाँ, समझे कि नहीं समझे? बात समझ गए सभी लोग? करके देखा है, आता है लाइट। हाँ, तो पंखे में क्यों लगाया जाता है? पंखे स्टार्टिंग में चलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर कुछ ऊर्जा को रखा होता है अपने पास। जब पंखे को बटन टिपते हैं तो कुछ एनर्जी तो पंखे में जाता है, ऊपर से कैपेसिटर वाला कुछ एनर्जी जुड़ जाता है। दोनों जुड़ने के बाद पंखा तेजी से चलने लगता है ना। तो कैपेसिटर का ये काम होता है, यही कैपेसिटर होता है। इसे क्या करते, धारिता। कैपेसिटर ही धारिता की काम करता है ना, धार करने का मतलब होता है। तो चालक का मतलब क्या होता है? तो सॉरी, चालक की धारिता का मतलब क्या होता है? चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। लिखना सभी लोग इसका डेफिनेशन। चालक को, चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना सभी लोग। चालक की धारिता, अगर हम कोई भी आवेश क्यू, कोई भी चालक क्यू हो, क्यू कूलाम का आवेश दे और उसमें विभव में भी वृद्धि होती है। यदि किसी चालक में क्यू कूलाम का आवेश दें और इसके विभव में भी वृद्धि होती है, यानी चालक में क्यू कूलाम का आवेश दे और इसके विभव में क्या भी वृद्धि होती है, तो क्या लिखोगे? क्यू जो होता है, आवेश क्यू इज प्रोपोर्शनल टू भी, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? यानी क्यू कूलाम का आवेश दे रहे हैं, यहाँ पे विभव में क्या वृद्धि हो रहा है? भी वृद्धि हो रहा है, तो क्यू प्रोपोर्शनल टू भी लिखेंगे। अब देखो, इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं। इसे लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सी भी। क्यू क्या है? आवेश, सी क्या है? धारिता, और भी क्या है? विभव। क्यू आवेश, सी धारिता, भी विभव। जहां पे क्या, जहां लिख लेना सभी लोग, क्यू आवेश है, क्यू क्या है? आवेश, सी क्या है? धारिता, और भी क्या है? विभव। ठीक है, यहां से अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो धारिता का एक नया फार्मूला निकल कर आएगा। क्या बताओ, क्या फार्मूला निकल के आएगा? यहां से सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? सी इज इक्वल टू लिख सकते हो क्यू अपान भी। ये नया फार्मूला निकल कर आएगा। जब फार्मूला नया निकलेगा तो यहीं पे एक हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, चालक की धारिता इज इक्वल टू, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चालक पर आवेश अपान चालक पर विभव। चालक को दिया गया आवेश अपान, दिखाई दे रहा है ना ऊपर, चालक को दिया गया आवेश अपान चालक पर
उत्पन्न विभव, चालक को दिया गया आवेश अपान चालक पर उत्पन्न विभव। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सेम है, Q अपान V, Q आवेश देने पे भी उत्पन्न हो रहा था, विभव भी उत्पन्न हो रहा था। तो चालक की धारिता इज इक्वल टू चालक को दिया गया आवेश अपान चालक पर उत्पन्न विभव। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं फार्मूला से? यहां पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, है क्या कोई डाउट? इस फार्मूला से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ या ना बताओ? नो डाउट, नो। हाँ, चालक पर दिया गया आवेश अपान चालक पर विभव, बिल्कुल। बता दो अनुराग, अगर है तो बताओ, नहीं है ना? नो नो नो, ओके, बहुत बढ़िया। देखो, या तो आप लोग नो डाउट नो प्रॉब्लम लिखा करो, या फिर थम्स अप वाला निशान मुझे भेजा करो। इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको डाउट नहीं है, मैं आगे चलता हूं। ठीक है, ये थोड़ा सपोर्ट किया करो, समझने का खेल है। ठीक है, समझे? ओके, आगे चले। चलिए इसके आगे चलते हैं। चालक की धारिता इज इक्वल टू क्या होगा? चालक को दिया गया आवेश अपान चालक पर उत्पन्न विभव होगा। ये चालक की धारिता होती है। ठीक है, ये चालक की धारिता होती है। तो यहां से एक परिभाषा ये भी हो सकता है, किसी चालक की धारिता चालक के को दिया गया आवेश और चालक पर उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर होती है। यह परिभाषा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? लिखो इस परिभाषा को। किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता क्या होती है? चालक पर आवेश, चालक पर आवेश, चालक पर आवेश तथा उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर होता है। किसी चालक पर जो धारिता होता है, चालक पर आवेश, उत्पन्न आवेश तथा उत्पन्न, चालक पर आवेश तथा उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर होता है। चालक की धारिता जो होती है, यह क्या होता है? चालक पर उत्पन्न आवेश तथा चालक पर आवेश तथा उत्पन्न विभव के बराबर होता है। मैंने सही लिखा है यहां। ठीक है, ये डिफिनेशन देखो, देखो ये आपका ये भी डिफिनेशन सही है, आपका ये भी डिफिनेशन सही है। ठीक है ना, ये भी डिफिनेशन सही है। लेकिन ये डिफिनेशन जो है, ये अधिकांश बार सभी लोग लिखते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप यही लिख देना, तब पर भी सही रहेगा। ठीक है ना, आपको यहां तक समझ में आया? बताओ जरा। देखो, किसी को अगर नहीं दिखाई देता है तो आप लोग बता दिया करो कि ऐप को एक बार खोल के बाहर आके फिर चल जाया करे, तो दिखाई देने लगेगा। उसके मोबाइल कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है, तो बता दिया करो आप लोग एक दूसरे को। हाँ, जैसे अनुष्का को नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बताया नहीं वहां पे। कि तो किसी को डाउट नहीं है, इसे लिख सकते हैं। चालक पर धारिता इज इक्वल टू चालक पर दिया गया आवेश अपान चालक पर उत्पन्न विभव। किसी चालक की धारिता चालक पर आवेश तथा उत्पन्न विभव के अनुपात के बराबर होता है, ऐसा लिख सकते हैं। ओके ना, चले आगे। तब ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी चालक के जो धारिता होता है, इसका मात्रक तथा विमा भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो लिखना सभी लोग, चालक की धारिता का मात्रक, मात्रक क्या होता है? चालक की धारिता का मात्रक होता है, देखो आपका चालक धारिता C इज इक्वल टू क्या है? Q अपान V है। तो यहां से मात्रक क्या होगा? Q का मात्रक अपान V का मात्रक। Q का मात्रक, Q का मात्रक अपान V का मात्रक, Q का मात्रक अपान V का मात्रक। इसे क्या लिख सकते हो? Q के मात्रक को कूलाम अपान वोल्ट, कूलाम अपान वोल्ट, ये चालक के धारिता का मात्रक होता है। कूलाम अपान वोल्ट ये चालक के धारिता का क्या होता है? मात्रक होता है। ये आप लोग लिख सकते हो, चालक के धारिता का मात्रक कूलाम अपान वोल्ट होता है। एक तो ये होता है। दूसरा मात्रक एक होता है फैरड। फैरड एक मात्रक ये होता है, एक मात्रक फैरड होता है। दोनों मात्रकों को लिख लेना। दो मात्रक होते हैं, कूलाम अपान वोल्ट और फैरड, चालक की धारिता का लिख लोगे। मात्रक मतलब मापन किसमें किया जाता है? पहला मात्रक क्या होता है? कूलाम अपान वोल्ट। दूसरा मात्रक फैरड होता है। कोई किसी को डाउट है? बताओ। अब इसका बीमा क्या होगा? बीमा,
देखिए सी का बीमा मतलब धारिता का बीमा इज इक्वल टू क्यू का बीमा अपान भी का बीमा, क्यू का बीमा अपान भी का बीमा। क्यू का बीमा क्या होता है बताओ, आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है। मैंने बताया है आपको, पहले चैप्टर में भी बताया है और यहां पर भी बता रहा हूं, अगर आगे बहुत यूज आने वाला इसको याद कर लेना। विभव का बीमा मैंने इसी चैप्टर में आपको बताया था। विभव का बीमा कौन बताएगा मुझे, विभव का बीमा कौन बताएगा मुझे, बताओ जरा। विभव का बीमा कौन बताएगा मुझे, जरा बताओ, बताइएगा कौन बताएगा विभव का बीमा। किसी को याद है क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और टी माइनस 3 ए इनवर्स, यही होता है ना विभव का बीमा। विभव का बीमा यही होता है ना। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा, यम -1 एल -2 टी +3 ए +1 और यहां पर ए और टी है, ए और टी है, ठीक है। पूरा निकालोगे यहां से, फाइनल बीमा क्या होगा बताओ, यम फाइनल बीमा क्या होगा यहां पे, यम -1 एल -2 टी पावर 4 हो जाएगा। देखो टी पावर 3 और T1 4 हो जाएगा। और देखो ये देखो यहां पे a +1 था, a के पावर 1 था और यहां पर ये 1 है, a के पावर 1 था और ये स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ये होगा। ये आपका इसका विभव का बीमा हो गया। क्या हो गया बीमा बताओ, यम एल -2 टी पावर 4 ए -2 A2 ए स्क्वायर। बिल्कुल जूही खातून बहुत अच्छा, ये बीमा हो गया और ये मात्रक हो गया। दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं, बताओ एक बार। कोई किसी को डाउट तो नहीं है, प्रियंका कुमारी नहीं डाउट है ना, पढ़ो अच्छे से। कोई आज नया जुड़ा है यहाँ पे, कोई नया जुड़ा जो फर्स्ट क्लास ले रहा है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोई है आज नया जो फर्स्ट क्लास ले रहा है, कोई है तो कमेंट बॉक्स कमेंट करो। विनायक कुमार आप तो पुराने हो, कौन है, कोई नहीं है ना। अनुष्का कल का जुड़ी है, अनुष्का कल से क्लास ले रही है। आप लोग खुद ही बहुत गंदे लड़के हो ना, आप लोग अपने दोस्तों को नहीं बताते हो समय से, बाद में वो इधर उधर घूम फिर के आते हैं, जुड़ते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। और ये गलत भावना आप लोगों के अंदर जो है, जिसे प्रियंका अपने दोस्त को नहीं बताए थे समय से, बाद में वो जुड़ी बेचारा। उजला रानी आपकी फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप पहले के जितने लेक्चर्स हुए हैं एक बार जल्दी से देख लेना। दिन भर मेहनत करना, रात भर मेहनत करना। जैसे इस क्लास के बाद आप कम से कम दूसरा चैप्टर पूरा देख लेना। फर्स्ट स्टार्टिंग से 5 लेक्चर हुए, ये 6वां लेक्चर है, अगले 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा 8 लेक्चर में। तो आप फर्स्ट लेके 5 लेक्चर 5 घंटे मेहनत करके आप देख लेना, ठीक है। देख लोगे ना उजला रानी, हाँ। और अगर आपके दोस्त वगैरह हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्यों लेट करवा रहे हो, पढ़ाई तो हो रही है रेगुलर, तो अब लेट करवाएंगे उनका घाटा होगा, ठीक है। आखिर कोचिंग ऑफलाइन जाओगे, समय नुकसान होगा जाने आने में, फीस वहां पे इससे ज्यादा लगेगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। ओके चले आगे, इसके यहां तक क्लियर है सभी का। और वो फीस के चक्कर में आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जाके नवंबर दिसंबर तक, हो सकता है जनवरी में कंप्लीट करें, ताकि लगातार फीस देते रहो। लैपटॉप में ईसा प्रिया आप फोन करके पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा लैपटॉप में कैसे चलाता है, चल जाएगा लैपटॉप में भी। पूछ लेना किसी टाइम, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर, आगे चलें। तो कभी कभी क्या एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रूप में इसका ये मात्रक और ये बीमा पूछ लेता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको करा दिया, आप इसे ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग इसे।
चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग ना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में, कभी कभी आप सभी के एग्जाम में क्या होता है कि ये पूछा जाता है कि धारिता की परिभाषा देना है आपको। धारिता की परिभाषा कभी कभी एक फेरेट का परिभाषा भी पूछा जाता है, कभी कभी एक धारिता का परिभाषा इस तरह से भी बनाया जाता है। मैं लिखवा देता हूं, फिलहाल जब पूछा जाए एक फेरेट की परिभाषा तभी देना, अन्यथा फिर मत देना। वैसे बहुत आसान चीजें मैं बता रहा हूं कैसे देना होगा ना। देखो आपने यहां पे निकाला सी इज इक्वल टू क्या, क्यू अपान भी होता है। सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान भी। अगर हम यहां पे वोल्टेज भी का वैल्यू 1 कर दें, वोल्टेज भी का वैल्यू 1 कर दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज इक्वल टू क्यू के समान हो जाएगा। सी इज इक्वल टू क्यू के समान हो जाएगा। यहां से क्या मतलब निकलता है संजय कुमार, देख रहे हैं आपको, ठीक है। यहां से क्या मतलब निकलता है, यहां से यह मतलब निकलता है कि किसी चालक की धारिता उसे दी गई उस आवेश के बराबर होती है जो चालक में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न कर दे या विभव में वृद्धि कर दे। ठीक है, तो लिखना सभी लोग इसका डिफिनीशन, किसी चालक की धारिता किसी चालक की धारिता उसे दी गई देखो Q बराबर क्या, C बराबर Q हो गया। किसी चालक की धारिता उसे दी गई आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है, उसे दी गई आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है। देखो किसी चालक की धारिता उसे दी गई आवेश के उस मात्रा के बराबर होता है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की क्या वृद्धि कर दे। देखिए मैं आपको चाहा होता तो यही डिफिनीशन नहीं लिखवाया होता, मैंने लिखवा दिया। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनको याद हो जाएगा, जिनको नहीं भी याद होगा उनको कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 2 डिफिनीशन ऑलरेडी है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां से देखो अगर हम v का वैल्यू 1 रख दें तो c जो है q के बराबर हो जाएगा। तो किसी चालक की धारिता उसे दी गई उस आवेश के मात्रा के बराबर होती है जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है। किसी चालक की धारिता उसे दी गई उस आवेश के मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की क्या वृद्धि कर देता है। क्या समझे सभी लोग? तैयार हुआ? एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखो विभव अगर 1 वोल्ट होगा तो सी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखोगे, किसी चालक की धारिता उसे दी गई उस आवेश के मात्रा के बराबर होता है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है, 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है। याद हो गया सभी को ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलें आगे इसके, बताओ एक बार। यानी किसी चालक की धारिता जो होती है किसके बराबर होती है। देखो मैंने बताया ना, अगर v का वैल्यू 1 हो जाए तो c q के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो किसी चालक की धारिता क्या हो, उसे दी गई उस आवेश की मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है, जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है ना, जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर देता है। समझे कि नहीं समझे? हो गया डिफिनेशन याद सबको? अरे Q इज इक्वल टू सी होगा सागर कुमार। चलिए ठीक है, इसके आगे चलते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं, हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, जरा बताइएगा पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? जरा बताइएगा कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, कोई बताएगा?
कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? कोई है, किसी को आता है? पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? जीरो। जीरो वाले मुझे समझ में नहीं आता है, जीरो कैसे बता रहे हो आप लोग? ये बताओ, आप लोग घरों में अर्थिंग लगाते हो कि नहीं लगाते हो? कुछ लोग जीरो बोल रहे हैं, कुछ लोग इन्फिनिटी बोल रहे हैं ना, अनंत बोल रहे हैं कुछ लोग। घर में अर्थिंग लगाते हो कि नहीं लगाते हो? एक फेस लेकर आते हो, एक घर में अर्थिंग लगा देते हो। लगाते हो कि नहीं लगाते हो? अर्थिंग का काम क्या होता है? वैद्युत धारा यहां से आएगी, और ये जैसे मान लीजिए आपका अर्थिंग यहां पे ऐसे है, ये फेस वाला तार है, ये अर्थ वाला तार है। वैद्युत धारा यहां पे आएगी और यहां से अर्थ में चली जाएगी, समझे? और सब लोग घर में लगाते हैं अपने अपने अर्थिंग। आप अपने घर में लगाते हो, पड़ोसी भी लगाता है, उसका पड़ोसी भी लगाता है, आपके मामा जी लगाते हैं, आपके दादाजी लगाते हैं, आपके चाचा जी लगाते हैं, आपके फूफा जी लगाते हैं, आपके जीएफ बीएफ सब लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। घर में अर्थिंग, सबके घर में अर्थिंग लगा होगा। अब ऐसी बात नहीं लगातार खोजते जाओ अर्थिंग, बिजली चलने लगेगी। क्यों बताओ? हाँ, सब लोग लगाते हो ना। हाँ, थोड़ा घुमा के पूछ दिए तो सब लोग कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो अर्थिंग लगाने पे क्या होता है? क्यों जीरो हो जाता? क्यों क्यों आपका काम चलने लगता है? क्यों? क्योंकि आपका जो आवेश, फेस वाला आवेश होता है ना, वो अर्थ के अंदर चला जाता है। अर्थ के अंदर सब लोग अर्थ के अंदर लगा कर डाल रहे हैं धुआंधार। फिर भी अर्थ मां पृथ्वी है कि जो लेती जा रही है, लेती जा रही है, लेती जा रही है। पूरा दुनिया में सब लोग अर्थ में अर्थिंग लगा रहे हैं और पृथ्वी मां उसे लेती जा रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो धारिता होता है, धारण करने की क्षमता होता है, वह अनंत होता है। वह अनंत होता है। पृथ्वी की जो धारिता होता है, धारण करने की क्षमता होता है, वह क्या होता है? अनंत होता है। याद कर लेना, पृथ्वी की जो धारिता होती है वह कितना होती है? अनंत होती है। पृथ्वी की धारण करने की क्षमता जो होती है अनंत होती है। तो लिख लेना, नोट बना के लिखना है यहां पे, पृथ्वी की धारिता क्या होती? अनंत होती है। होती है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी इसे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। पूछ इसलिए लेता है क्वेश्चन इस प्रकार से कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी का विभव क्या होता? शून्य होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। क्या लिखोगे? पृथ्वी का विभव शून्य होता है नहीं? हाँ, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। कैसे सिद्ध करोगे? देखो आपको पता है, यहां पे लिखोगे पता है या जानते हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हो? कि पृथ्वी का, पृथ्वी का धारिता क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अतः आवेश C इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपान V होता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान C हो जाएगा। पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए क्या हो जाएगा? C का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा? V का वैल्यू Q अपान इन्फिनिटी, जिसका वैल्यू जीरो होता है। होगा कि नहीं? जीरो होगा। ये सिद्ध कर लोगे कि नहीं कर लोगे आप लोग? कभी कभी एग्जाम में पूछता है। हाँ, कर लोगे ना? बताओ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ जरा। हाँ या ना? कुछ क्वेश्चन थे यार, मैं देखता हूं क्वेश्चन।
कर लोगे? समझ में आया इतना? चलिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, यहां तक कि छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में भी पूछा जाता है। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको न्यूमेरिकल संख्या 1 क्या है। पढ़ो न्यूमेरिकल को, मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। पढ़ो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। यदि C यानी 1 माइक्रोफैरड की धारिता है, यदि C जो है 1 माइक्रोफैरड की धारिता है, धारिता में अधिकतम वोल्टेज क्या V 60 है कि 6 वोल्ट है, किलो वोल्ट है? बताओ 60 है कि 6 किलो वोल्ट है? बताओ तो, क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहां से। 6 किलो वोल्ट है ना? हाँ 6 किलो वोल्ट है, बहुत अच्छा। 6 किलो वोल्ट धारण करता है, तो संधारित्र की क्या आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। अब देखो क्वेश्चन लगाने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। देखो यहां पे जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, मिली फैरेड, माइक्रोफैरेड या यूनिफैरेड, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, बड़ा बड़ा आपको मात्रक मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ कन्वर्जन बता देता हूं, लिखवा देता हूं, याद कर लेना। देखो 1 मिली फैरेड 1 मिली फैरेड इज इक्वल टू होता है 10⁻³ फैरेड। अगर कहीं पे 10 मिली फैरेड बताओगे तो उसमें 10⁻³ फैरेड का गुणा कर दोगे। नंबर 1, 1 माइक्रो इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ फैरेड। ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁶ फैरेड। जहां पर भी कुछ भी माइक्रोफैरेड दिखाई दे वहां पे 10⁻⁶ से आपको गुणा कर देना है। आओ न ताओ सीधे गुणा कर देना है 10⁻⁶ से। नेक्स्ट होता है 1 नैनो फैरेड। 1 नैनो फैरेड मतलब 10⁻⁹ फैरेड। 10⁻⁹ फैरेड। 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैरेड। और लास्ट है 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻² फैरेड। 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻² फैरेड। ये 4 कन्वर्जन याद रख लेना। पूरे चैप्टर में, पूरे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी चारों के अंदर ही रहेगा। जैसे यहां पे क्या दिया है, C का वैल्यू क्या दिया है, C का वैल्यू, क्वेश्चन में C का वैल्यू क्या दिया है बताओ, 1 माइक्रोफैरेड। अब आपको इसे फैरेड में चेंज करना होगा। अब 1 माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए कितने का गुणा किया जाता है, 1 × 10⁻⁶ फैरेड का गुणा फैरेड हो जाएगा। 10⁻⁶ का गुणा करोगे ये फैरेड हो जाएगा। ठीक है, और अधिकतर वोल्टेज कितना है, वोल्टेज V का वैल्यू कितना है, 6। V का वैल्यू क्या है, 6 किलो वोल्ट वहन करता है, किलो वोल्ट। ठीक है, अब 6 किलो वोल्ट है, इसको आपको वोल्ट में चेंज करना होगा। मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की 4 स्टेप बताता हूं। नंबर 1 कलेक्शन, क्वेश्चन में जो चीजें दी गई उसको लिखा जाता है। नंबर 2 फार्मूला का सिलेक्शन, जो भी फार्मूला इसमें लगना चाहिए उसका सिलेक्शन करते हो। नंबर 3 यूनिट का करेक्शन, लास्ट में कैलकुलेशन। हम लोग यूनिट में करेक्शन साथ में कर रहे हैं। देखो यहां पे किलो वोल्ट है, इसको वोल्ट में रखना पड़ेगा मुझे। अब वोल्ट में रखोगे तो क्या करोगे बताओ, 1 माइक्रोफैरेड है, बताओ इसमें 6 में 10⁻³ का गुणा करोगे, ये क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻³ वोल्ट, ये हो जाएगा। अब आपसे यहां पे क्वेश्चन में पूछा है तो संधारित्र पर आवेश की मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है संधारित्र C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। आपको ये आवेश है, तो यहां पे देखो C का वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻⁶ है, इज इक्वल टू Q/V का वैल्यू क्या है, 6 × 10⁻³ है। तो यहां से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 1 × 10⁻⁶ × 6 × 10⁻³ ये हो जाएगा Q का वैल्यू ना, Q का वैल्यू इतना कूलाम हो जाएगा। अब इसे आपको गुणा भाग करने आता है, 6 का 1 में गुणा करोगे 6 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻³ गुणा करो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6। देखो जब आधार समान होता है 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+3 है, आधार समान होता है, जो घात होता है ना ये 6 और 3 आपस में जुड़ जाएगा, -6 + 3 हो जाएगा, मतलब
-3 हो जाएगा। यहाँ पे -6 में +3 जोड़ोगे तो -3 हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे 10⁻³ कूलम। इस तरह से आपका आंसर यह आएगा। हाँ, समझे? किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अब क्या होता है आपके एग्जाम में, कभी कभी आपको ये दोनों यानी Q और V का वैल्यू देकर C का वैल्यू पूछ लेता है। कभी कभी क्या करता है आपके एग्जाम में, V का वैल्यू न देकर, ठीक है, Q और C का वैल्यू दे देता है, V का वैल्यू दे देता है, पूछ देता है। यानी इसमें से 2 का वैल्यू दिया रहता है, तीसरे का पूछता है। और आपको कन्वर्जन इसी के अनुसार करना है। और आप कोई भी न्यूमेरिकल होगा कर लेंगे। जैसे ये सेकेंड न्यूमेरिकल देखो, क्या यहां पे C का वैल्यू क्या है, 20 माइक्रोफैरेड की धारिता है। संधारित्र में Q इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ कूलम द्वारा आवेशित किया जाता है। तो संधारित्र पर वोल्टेज के मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या वोल्टेज का मान पूछ लिया है आपसे। यहां पे क्या पूछा आपसे, वोल्टेज का मान पूछ लिया है। बताओ कर लोगे आप लोग? यहां पे क्या दिया है, Q और C का मान देकर V का मान पूछ लिया है। इजी है क्वेश्चन की नहीं? कन्वर्जन बाकी कर देना। 2 माइक्रोफैरेड है, उसको फैरेड में चेंज करोगे तो कितना गुणा होगा, 10⁻⁻6 का गुणा होगा। किसी भी माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा किया जाता है। समझ सकते हो बात को? हाँ, समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो? कर लोगे सभी लोग? एक बार हाँ या ना में बताना। कर लोगे? यहां पे Q और C का वैल्यू न देकर V का वैल्यू पूछा है। मैंने Q C का वैल्यू दिया है, V का वैल्यू पूछा है आपसे। आसान है। चलो मैं कराई देता हूं क्वेश्चन, कुछ लोगों को नहीं आएगा, तेजी से मैं कराई देता हूं। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, जो चीजें दी गई उसे लिखो। देखो यहां पे क्या दिया है, C का वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड की 20 माइक्रोफैरेड क्या दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। 2 C का वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। जब 2 माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करोगे, और चेंज करते हैं तो देखो 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड होता है। 2 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C का वैल्यू 2 इंटू 10⁻6 फैरेड, 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, अब यहां पे आवेश Q का मान कितना, संधारित्र पर आवेश Q का वैल्यू कितना है, कितना 6 इंटू 10⁻³ कूलम है। 6.0 इंटू 10⁻³ कूलम है। ठीक है, आवेश Q का मान, आवेश Q का मान 6 इंटू 10⁻³ कूलम है। तो संधारित्र पर वोल्टेज का मान ज्ञात करना है। वोल्टेज मतलब V का वैल्यू ज्ञात करना है। संधारित्र पर वोल्टेज V का वैल्यू क्या होगा, संधारित्र पर वोल्टेज V का वैल्यू क्या होगा? आपके पास एक ही फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, C इज इक्वल टू Q/V, यही फार्मूला है। और आपको कहां जाना है, इसमें आपको Q का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया हुआ है। अगर V का वैल्यू पूछ लेता है तो क्या गुना करता है, कर लोगे ना सभी लोग? वैल्यू तो रखना है। जैसे Q का वैल्यू, C का वैल्यू रख दो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻6 रख दो, इज इक्वल टू Q का वैल्यू रख दो 6 इंटू 10⁻³ रख दो, अपान 2/V। अब इसे गुणा भाग करके कर लेना। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻³ अपान 2 इंटू 10⁻6। सॉल्व कर लेना यार, ऐसा आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना। इसके अलावा ये 3 टाइप के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, देख लेना। क्या 3 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र हैं, समांतर समायोजन में
क्यू आवेश दिया जाता है। 3 माइक्रोफैराड पर Q1 तथा 5 माइक्रोफैराड पर Q2 आवेश है, तो Q1 बाई Q2 का मान ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करेंगे जब समांतर और श्रेणी क्रम समायोजन पढ़ाएंगे संधारित्र का, तब, अभी नहीं ना, लास्ट में करेंगे। आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर 3000 वोल्ट होगा या फिर 3 किलो वोल्ट होगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, कब? जब हम लोग समांतर तथा श्रेणी क्रम समायोजन पढ़ा लेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है? चले आगे, बताइए। टेस्ट कम से कम 4 चैप्टर हो जाएगा तब होगा, कम से कम 4 चैप्टर। एक चैप्टर 2 चैप्टर में कौन सा टेस्ट होता है यार? 3 वाला आगे मैं बताऊंगा जब समांतर तथा श्रेणी क्रम समायोजन हो जाएगा तब। थोड़ा सा ट्रिक है उसमें। ओके, तो चलते हैं इसके आगे। इसे आप लोग लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यह आपको पूरे चैप्टर भर काम देगा, ठीक है? नेक्स्ट चीज ध्यान देना सभी लोग, किसी गोली चालक के कारण धारिता, हेडिंग करना, गोली चालक के कारण धारिता, गोली चालक के कारण धारिता, गोली चालक के कारण धारिता, ये आपको हेडिंग करना है। ये किसी गोली चालक के कारण धारिता, यह आपको हेडिंग करना है। कोई आपके सामने गोला दिया है, ये गोला है, इस गोले का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। त्रिज्या का मतलब इसका त्रिज्या, ठीक है? इस पे Q आवेश आपके सामने डाल दिया जाता है, तो इस चालक की जो धारिता होती है वह धारिता C इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये चालक की धारिता होती है, याद रखना। किसी गोले चालक के कारण धारिता क्या होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। ये मत चक्कर में पढ़ना कि ये कैसे आया है, इसके चक्कर में मत पढ़ना सभी लोग। मैं साथ में ये भी बता देता हूं, यहां से स्पष्ट है, आपको ये पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का वैल्यू कांस्टेंट होता है, कितना होता है इसका वैल्यू आपको ये पता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यहां से यह स्पष्ट है कि चालक की धारिता, किसी गोले के चालक की धारिता इसके त्रिज्या R के समानुपाती होता है। यह बात लिख सकते हैं, किसी गोले के चालक की धारिता, चालक की त्रिज्या या गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R के क्या समानुपाती होता है? R के समानुपाती होता है। चालक की त्रिज्या कैपिटल R के समानुपाती होता है। 1 अपान होगा प्रियंका। गजब के यहां पे शेर बैठे हुए हैं। आपको मैंने बताया था K इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इसका मान 9 इंटू 10 पावर 9 है। तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी 9 इंटू 10 पावर 9 बता रहे हैं। इन लोगों का क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हिसाब रिया, इन लोगों का क्या होगा? ये लोग किसके घर जाएंगे बताओ? इन लोगों का क्या होगा बताओ प्रियंका? मैंने बताया था यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी इतना बता रहे हैं। ये सही है कि ये गलत है? किसके घर जाएंगे? कौन इनको अपने घर रखेगा या लेगा? अब इसमें मेरी गलती आप लोग नहीं कर सकते,
क्योंकि मैंने आपको बताया था। इसमें आप लोग मेरी गलती कह ही नहीं सकते। इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो। देखो रिसु अभी भी बता रहे 8 पॉइंट। अरे रिसु भाई, रिसु ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। मैंने पूछा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। दिमाग लगाया करो थोड़ा। मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हो घर पे। सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा समय से, आप लोग कहां जाओगे, आपका क्या होगा कालिया। देखो रिसु अभी भी वही बता रहे हैं, प्रियंका भी अभी वही बता रहे हैं, रवि भी वही बता रही हैं। पढ़ा करो, थोड़ा सा पढ़ा करो। अभी से भूलने लगे, एक ही चैप्टर हुआ है, अभी 14 चैप्टर पढ़ना है, 15 चैप्टर पढ़ना है। कैसे काम होगा आप लोगों का। आगे ना लाइन पे सभी लोग वन अपान करने लगे। अरे समझाओ इन लोगों को, कोई मिस्टेक हो गया रिसु से। रिसु आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं पटना से, इनसे मिस्टेक हो गया। आईआईटी वाले तो ऐसे मिस्टेक करते नहीं है। हम भी किसी दिन एप्लीकेशन में जो बनाए थे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करवा दें तो याद रख लो भाई। मैंने k इज इक्वल टू 1/4 पाई जिसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ बताया था। तो ये लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता रहे हैं 9 इंटू 10⁹। क्यों ए के ब्रॉड? क्या हो गया? कोरकलयन क्या होता है? कोरकलयन क्या होता है सागर? कल्याण सर क्या बताएं? 2002। देखो उजला रानी अभी भी यही बता रही है। घोर कलयुग है यार, बहुत खतरनाक खतरनाक प्राणी हमारे यहां जुड़े हैं। खतरनाक खतरनाक आदमी है भाई ये सब। देखो संजय को शुरू से नोट्स चाहिए, और संजय को ये नहीं पता पूरा नोट्स है। कोई बता दे संजय को नोट्स कहां पे है? यहीं पे है ना नोट्स। ऐसे ऐसे महान भाव यहाँ पे हैं, कैसे इन लोगों का कल्याण होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूरा नोट्स मैंने दिया है, चैप्टर 1 का भी पूरा नोट्स है, चैप्टर 2 का भी पूरा नोट्स है। क्यों संजय? अरे हैंड रिटन नोट्स नहीं है क्या? मैं टाइपिंग वाला नोट दिया हूं क्या संजय आपको? संजय आपने देखा नहीं आप? चलो भाई हम चलते हैं आगे। आप लोगों की घोर मजाक हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने
हैंड रिटेन नोट्स दिया, संजय कह रहे हैं हैंड रिटेन नोट्स है ही नहीं। क्यों संजय, कोई इसमें से कहेगा हैंड रिटेन नोट्स नहीं है? क्यों संजय, होगी चले गए? कोई कहेगा क्या? बताओ संजय, ऐसे कोई देगा और आप पैसे कहोगे तो बुरा लगता है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमने आपको यह बताया था, क्या बताया था मैंने आपको? यह बताया था कि k इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ होता है। यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। इसे लिख लेना, नहीं तो इतने बुद्धू पड़े हुए कि ये भी नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख देंगे 9 इंटू 10⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, बताओ क्या होता है? यहाँ पे ये 1 होता है, न कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। ये 1 होता है। इस बात को ध्यान रखना सभी लोग। और किसी गोले की त्रिज्या केवल उसके, किसी गोले का धारिता केवल उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, चालक के त्रिज्या पर ही निर्भर करती है, उसके चालक के त्रिज्या के ही समानुपाती होता है ना। अगर मान लीजिए एक कंडीशन ये आता है, इसे आप लिखना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹ होगा। लिख लेना, यहां पे मैं लिख देता हूं फिर से अच्छा से, मैं लिख देता हूं यहीं पे, जहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या 1/9 इंटू 10⁹ होगा। ठीक है, ये होगा, ये लिख लेना सब लोग। ठीक है, जहां ये होगा मैं लिखवा दे रहा हूं, फिर भी अगर आप बुलाओगे तो मेरी गलती नहीं है, यहां पे आप लोगों की गलती है। चलो आगे चलते हैं। एक चीज ध्यान देना, अगर हम इस गोले को एक माध्यम में रख दें, माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक k हो, तो गोले की धारिता क्या हो जाएगी? यदि गोले को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो, यदि गोले को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो गोले की धारिता क्या होगी? सी माध्यम धारिता क्या होगी बताओ? यदि माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक की हो तो, माध्यम का परावैद्युतांक की हो तो क्या होगा? सी माध्यम, माध्यम का परावैद्युतांक की हो तो क्या होगा बताओ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर हो जाएगा, यहां पे के जुड़ जाएगा, सी माध्यम का। ये निर्वात का था और ये माध्यम का परावैद्युतांक होगा, क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। ये माध्यम का परावैद्युतांक होगा, क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर ना। अगर यहीं पे निर्वात, सी निर्वात का क्या होगा?
निर्वात के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, क्योंकि निर्वात के लिए के का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो जरा मुझे एक अनुपात बताना कि सी माध्यम अपान सी निर्वात का वैल्यू क्या होता है। देखो करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, आंसर क्या आएगा बताओ, सी माध्यम अपान सी निर्वात इज इक्वल टू के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, के आएगा। ठीक है, एक चीज आपको मैं यहां से बता देना चाहता हूं, क्या आएगा, इसे लिख लीजिएगा सभी लोग। आप सभी लोग पहले इसे लिखिएगा। तो मैं एक चीज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो कि एक बार नीट के एग्जाम में पूछा गया था। बता देता हूं, वैसे बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये बोर्ड की क्लासेज है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं क्या दिक्कत है। यहीं पे पूछा गया था, यहीं से, और काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे। पहले आप लोग इसे लिखिए, लिख लिए, हो गया। कहां से फिर से समझाएं, यहां से देखो, किसी अगर माध्यम में रखते हैं तो माध्यम का परावर्तन का गुणा हो जाता है। मैंने वहां पे कर रहा था ना, चैप्टर नंबर 1 में किया था ना मैंने, जब किसी माध्यम में रख रहा था तो वहां पे ये क्या हो जाता है, यफ को पहले तो बल ये लगता था, यफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर लग रहा था, ये आर स्क्वायर लग रहा था, ये बल लग रहा था। जब इसे माध्यम में रखते थे किसी तो क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन यम हो जाता था। तो यहाँ पे एप्सिलॉन ये माध्यम का वैद्युशीलता था। इसी तरह माध्यम का परावर्तनांक के का गुणा यहाँ पे हो जाता है। समझ रहे हैं बात को ना। समझे सभी लोग। तो ये यहां से ही आप लिख सकते हो, यहाँ पे के का गुणा हो जाएगा माध्यम के लिए। अब जब माध्यम नहीं रहेगा तो परावर्तनांक का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे के का गुणा नहीं होगा। फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे, इस तरह से कट जाएगा, यानी सी निर्वात बटे सी माध्यम बटे सी निर्वात का वैल्यू क्या आएगा। समझे। समझे सभी लोग। मैं बताता हूं नीट वाला क्वेश्चन। क्या वन डाउट है बताओ, क्यूट गर्ल बताओ डाउट क्या है, लिखो फटाफट, मैं आपके डाउट का इंतजार कर रहा हूं। देखे होंगे मूवी खूब, 22 31, ये नंबर क्यों लिखते हो यार। निर्वात का मतलब जहां पे हवा ना हो, वैक्यूम इंग्लिश में कहा जाता है इसे। कोई है जो वैक्यूम का वर्ड मीनिंग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। बहुत ही खतरनाक वर्ड मीनिंग होती है। बैटरी नहीं, अरे नहीं बैटरी नहीं, ये क्या बैटरी नहीं सर, बैटरी नहीं है। अरे अब तो दो दो क्लास कर दिया हूं, 2 क्लास सुबह 2 क्लास शाम को। देखो वैक्यूम एक ऐसा शब्द है जिसमें डबल यू एक साथ आता है। कोई और शब्द बताओ जिसमें डबल यू एक साथ आता है, बताओ। डब्लू, डब्लू गलत है, पंकज कुमार गलत है।
समझे? आगे चलें। केमिस्ट्री सुबह 7:30 बजे से होती है। गलत स्पेलिंग कर रहे हो आप लोग, वर्ड मीनिंग तेज करो, थोड़ा सा गूगल कर लिया करो सोफियान, ये जूही खातून लिखने से पहले। जिरका शेख में कितने लोग ये चाहते हैं केमिस्ट्री का टाइम सुबह से चेंज करना, बताओ। जिरका शेख मैंने कहा ना आपसे कि सुबह का टाइम सही है, दिमाग खुला रहता है। देखिए सब लोग नहीं चाहते हैं। जिरका शेख का प्रॉब्लम ये कि 11th का पढ़ रहे हैं। इनको मैंने समझाया कि देखो 12th पे फोकस करो, मैंने इनको समझाया कि 12th का फोकस करो जिरका शेख, 11th के चक्कर में मत पढ़ो, अन्यथा फिर 12th गड़बड़ हो जाएगा, 11th तो गड़बड़ हुआ ही है। लेकिन इनको कोई समझाए तो क्या कर सकता हूं। कल 7 को इन्होंने फोन किया था मेरे यहां, देखो भाई मैं 100% लोगों को सही तो नहीं कर सकता, 7 बजे से कर दूं बिल्कुल। अब मैं कोशिश रहेगा थोड़ा ठंडी कम हो तो 7 बजे से करूंगा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। पांच AM बहुत ज्यादा सुबह हो जाएगा यार, तभी तो मैं उठता हूं 5 बजे। नाइट में मजा नहीं देगा यार। चलो आगे चलते हैं। तो चलिए जो नीट वाला क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, ठीक है। हाँ कर लेते हैं, देखो कितने लोगों को समझ में आता है, कितने लोग सही बता पाते हैं। ठीक है पहले इसको हम रब कर रहे हैं, चलो मैं यहीं पे लिख सकता हूं। अपसालन नाट, अपसालन नाट का मात्रक है, मात्रक है, बहुत पहले पूछा जाता सन 98 मात्रक है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर, न्यूटन, मात्रक नहीं है, नहीं है, ठीक है। कूलाम स्क्वायर, न्यूटन, मीटर स्क्वायर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन लिखिएगा सभी लोग, दूसरा ऑप्शन सभी लोग लिखिएगा फैरेड मीटर, मीटर। तीसरा ऑप्शन लिखिएगा न्यूटन कौन है लिखो। दो ही ऑप्शन है, चलो दो ही ऑप्शन है, कौन है बताओ, आपके पास दो ही ऑप्शन है। बताओ दो ही ऑप्शन आपके पास है। एक कर रहे हो, एक एक कर रहे हो, नहीं थोड़ा दिमाग लगाया करो। एक तो होता है, इसके साथ 2 ऑप्शन और थे मुझे याद नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। एक तो होता है ये भी आपका एप्सिलॉन नॉट का ही मात्रक होता है, ये याद रखना। कैसे होता है ध्यान देना, यहां से मैं लिखता हूं अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू सी है, तो यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू सी है, ढाईता के बराबर है, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सॉरी 4 पाई आर, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब देखो सी का मात्रक आप लोगों को पता होता है क्या, फैरेड, आर का मात्रक मीटर, तो यहां से एक मात्रक और बन जाता है एप्सिलॉन नॉट का, फैरेड मीटर। हाँ बताओ क्यों पूजा जी, होगा कि नहीं होगा? तो थोड़ा दिमाग लगाया करो कि कहां से कहां चीजें कनेक्टेड हो जाती है। हालांकि समय नहीं है, केवल बोर्ड का फोकस करना मुझे, इसलिए मैं आपको केवल बोर्ड का ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कभी इधर उधर का चल देता है, तो दोनों है, तो कभी कंफ्यूज मत होना सभी लोग।
केवल बोर्ड का फोकस करना है, इसलिए मैं केवल बोर्ड का फोकस करता हूं, नहीं तो ये लेक्चर्स की जो घंटे हैं ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा टाइम का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग एक्टिव करोगे तभी डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। ठीक है, और ये इंडियन एयरफोर्स नेवी में तो ये पूछा नहीं जाता है, बात ही अलग है, होगा थोड़ा टफ हो जाता है ना। चलो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस फार्मूला पे आधारित। ठीक है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल पढ़ो, क्या है, किसी धातु के गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। बताओ, धातु के गोले की त्रिज्या कितना, 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव उत्पन्न होगा। ध्यान देना, त्रिज्या आर का वैल्यू दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में चेंज करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² का गुणा किया जाता है, इतना मीटर हो जाएगा। ये तो त्रिज्या आर का वैल्यू हो गया। और क्यू का वैल्यू दिया है, यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं, क्यू का वैल्यू क्या दिया है, 1 कूलाम। कलेक्शन का मतलब जो भी चीजें दिया जाती है उसको लिखा जाता है कूलाम। बताओ, आपको इसकी क्या पूछा है, धारिता पूछा है, नहीं इसका क्या त्रिज्या, इसका विभव पूछा है, विभव आपसे पूछा है, विभव क्या होगा। कर लोगे, बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे। विभव क्या होगा, विभव के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपान विभव होता है। अब यहां से विभव का मान ज्ञात करना, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू क्यू अपान C लिख सकते हो। अब आपको C का वैल्यू ही तो नहीं पता है, तो C का वैल्यू किसी गोले के लिए क्या होता है, बताओ। C गोले के लिए क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 इंटू 10⁹ होता है। और गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 1 इंटू 10⁻⁻² दिया है। ठीक है, ये तो C का वैल्यू हो गया। और Q का वैल्यू आपके सामने दिया है 1 कूलाम, तो यहां से लिख सकते हो V का वैल्यू क्या, 1/1 इंटू 10⁻⁻² अपान 9 इंटू 10⁹ ये आप लिख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो ना, या आप लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। यहां से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻11 आ जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों फार्मूले को मिलाकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉल्व कर लोगे कि नहीं अपने से, देखो सबका आ रहा है, कर लोगे, किसी को डाउट है तो बताऊं, इसे सॉल्व कर लोगे ना, इसे ये पूरा सॉल्व कर लोगे ना आप। सबको हो जाएगा। कुछ नहीं करना यार, ये देखो 1 अपान ये 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9, ये ऊपर हो जाएगा, नीचे 10⁻⁻² रहेगा, ये -2 ऊपर जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻+2 हो जाएगा, कुल मिला के 9 इंटू 10⁻11 हो जाएगा वैल्यू। अब तो कर लोगे, कर लोगे ना। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के मिला जुला के पूछता है, और सारे क्वेश्चंस हैं, मैं दिखा देता हूं। देखो इस तरह से क्वेश्चन क्या घुमा फिरा के मिला जुला के पूछता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह से यहां पर है, पृथ्वी की कितना त्रिज्या है, 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर है। ठीक है, त्रिज्या गोलाकार चालक की त्रिज्या है, इसकी धारिता की गणना करना है। अब पृथ्वी की धारिता की गणना करना है, बताओ धारिता की गणना कर सकते हो पृथ्वी की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R तो करना है, कर दोगे आ जाएगा आंसर। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, 2 दिन से, चलो मैं आज देखता हूं पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहा है, बताते नहीं हो आप लोग, क्या करें, पीडीएफ तो है तभी तो आपको क्वेश्चन कराने हैं यहाँ पे, यही पीडीएफ तो मुझे देना होता है, या तो आप देख नहीं रहे होंगे। जाके देखो, प्रियंका कुमारी नहीं है कल का लेक्चर, पहले देख कर आओ, पहले कर लोगे ये क्वेश्चन ना।
हो जाएगा। नीचे देखो, इसमें चारों ओर पानी है तो धारिता कितना होगा? यदि पानी के के का वैल्यू क्या होता है? 8 होता है, 81 होता है। तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख दोगे, यहाँ पे के का मतलब 81 से गुणा कर दोगे। हो जाएगा ना? बताओ। चलो देखो, इसके ये क्वेश्चन तो जो था आपका, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव रूप में। बताओ धारिता का मात्रक क्या होता है? सॉरी, मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सभी लोग। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होगा, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा, क्या जब आगे हम पढ़ाऊंगा वो विद्युत विभव पढ़ाऊंगा तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग नहीं, समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम समायोजन पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, ये तो कर ही लोगे ना। 1 माइक्रो फैरेड है तो उसकी त्रिज्या पूछा है। अरे यार, पहले आर देकर सी पूछा था, अब सी देकर आर पूछ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं। देखो ये भी वही है, त्रिज्या आर है तो धारिता बताना है। तो ये क्वेश्चन पक्का आप अपने एग्जाम में समझना कि इस धारिता से संबंधित, जो गोली चालक की धारिता से संबंधित ये जो फार्मूला, इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का बनेगा आपके एग्जाम में। इतना कंफर्म समझना, अभी से मैं आउट कर दे रहा हूं ये बात। ठीक है, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना ना। बताइए, तो चले आगे इसके, ये सब चीजें कर लोगे ना आप लोग? पीडीएफ जो है आपको ये बैच में अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है आपको, आप इसे कर लीजिएगा क्वेश्चंस अच्छे से सीकर बैच में ना। इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन्हें ये क्वेश्चन भी कर लोगे आप लोग। बताओ, ये क्वेश्चन कर लोगे ना? एक क्वेश्चन ये देखिएगा सभी लोग, ये वाला। बताओ क्या होगा? ए त्रिज्या की पृथकित गोले की धारिता। अरे वही फार्मूला पूछा है ऑब्जेक्टिव रूप में, क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यही होगा ना। इस तरह से काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्र जब हम लोग पढ़ेंगे आगे जस्ट इसके बाद, तो आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है सभी को। ठीक है, पूरा चीजें होंगी, कोई डिस्टरबेंस की बातें नहीं है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस मैं इतना ही रहने देता हूं। ठीक है, आप इतना कर लेना, मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, जितना क्वेश्चन बनेगा बना लेना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, उसे देख लेना आप सभी लोग। ठीक है, कल हो सकता है केमिस्ट्री आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए। परसों एक केमिस्ट्री का डाउट क्लास रखेंगे, तैयारी से आना, फिर सोमवार से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोलो कोई डाउट? रही पीडीएफ की बात, मैं देखता हूं पीडीएफ जल्दी से इसे रिसाइज करवा के अपलोड करवा दूंगा। सभी को जय मां सरस्वती, बढ़िया से पढ़ाई करना। मिलते हैं सुबह 7:30 बजे। गुड नाइट। और हाँ, दोस्त वगैरह हैं तो उन्हें जुड़वा दो, क्योंकि सिलेबस तेजी से चल रहा है, चीजें पीछे हो रहे हैं, प्रॉब्लम उनको होगी। ठीक है, क्यों अपने दोस्त का जो पाप अपने सर पे लेना चाहते हो? कल ही जुड़वा देना सभी से। है कि नहीं आपके दोस्त वगैरह? नहीं है, दुश्मन है? क्योंकि आगे उनको दिक्कत होगी ना। आखिर आप लोग ऑफलाइन में जाओगे, दौड़ोगे, भागोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जून जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट होगा, उधर आप दिसंबर जनवरी तक फंसे रहोगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ही जुड़वाना, फिर उनको दिखा देना अपने मोबाइल से कि हाँ देखो समझ में आ रहा है तुझको, तो कहना कि ठीक है जुड़ जाना। ठीक है ना, दोनों चीज करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को धन्यवाद, जय मां सरस्वती, राधे राधे। अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, वंदे मातरम।